राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। अब बात करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान में। तो इंटीग्रेशन किस चीज़ का करें और क्या ज़रूरत पड़ी? तो हमारे यहाँ पर जब ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजों का जब यहाँ पर शासन था, तो उस स्थिति में राजस्थान सहित या पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत के अंतर्गत 4 प्रकार के क्षेत्र थे। एक प्रोविंस कहलाते थे, ब्रिटिश प्रोविंस, या जिसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रांत। प्रांत वे क्षेत्र थे जहां पर किसी राजा का शासन नहीं था, बल्कि गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर के माध्यम से वो गवर्न किया जाता था। ऐसे क्षेत्र को ब्रिटिश प्रोविंस या प्रांत के नाम से जाना जाता था। आज हम एकीकरण पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान का। तो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान में हम बिफोर इंटीग्रेशन की राजस्थान की और भारत की स्थिति देखते हैं कि भारत में उस समय एकीकरण से पहले क्या पोजीशन थी। तो जब 1947 को जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के गए, तो उस स्थिति में भारत के अंतर्गत 4 प्रकार के एरिया होते थे। एक एरिया को बोलते थे प्रोविंस, प्रांत, जिसको ब्रिटिश प्रोविंस या ब्रिटिश प्रांत के नाम से जाना जाता था। इनकी संख्या थी 11 प्रांत थे। फिर दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, जिनको बोलते थे रियासतें। प्रिंसली स्टेट्स या रियासतें, इनकी संख्या लगभग पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान भी नहीं बना है उस स्थिति की बात कर रहा हूँ, लगभग थी 600 रियासतें। तीसरा एरिया था चीफ कमिश्नर एरिया, जिसको चीफ सिप भी कहा जाता है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी कहते थे। ये तीसरा एरिया, जो उस समय 5 चीफ कमिश्नर एरिया थे, जिसको यूनियन टेरिटरी के नाम से भी जाना जाता है, या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के नाम से भी जाना जाता था। चौथा, ऐसे क्षेत्र जिसको ठिकाना या चीफ सिप के नाम से भी जाना जाता था। तो वहाँ पर अलग से अंग्रेज और ठिकानेदार दोनों मिलकर के शासन करते थे। ऐसे क्षेत्र को ठिकाना या चीफ सिप के रूप में जाना जाता था। तो इनकी संख्या पूरे भारत के अंतर्गत 6 थी। तो इन 4 स्थिति वाले भारत को ब्रिटिश इस पोजीशन में छोड़कर गए थे। तब भारत स्वतंत्रता अधिनियम बना था, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। उस एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविज़न किया गया था, और माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत प्रोविज़न किया कि भारत के 2 राज्य बनेंगे, अर्थात 2 देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। और उनके अंतर्गत प्रोविंस मिलना अनिवार्य था और चीफ कमिश्नर एरिया मिलना अनिवार्य था। ठिकाना और रियासतों को उनकी स्वतंत्रता पर उनके ऊपर छोड़ दिया कि उनकी इच्छा हो तो भारत में मिलो, उनकी इच्छा हो तो पाकिस्तान में मिलो, और उनकी इच्छा हो तो वो स्वतंत्र रहो। तो एक जानबूझ करके इस प्रकार की उन्होंने स्थिति पैदा की कि जो स्टेट्स थी, रियासतें थी 600, उनको पता था कि ये रियासतें किसी में मर्ज अगर नहीं होगी तो स्वतंत्र रहेगी, तो भारत छोटे छोटे खंडों के अंतर्गत बटा हुआ रहेगा। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो विश्व मंच पर, वर्ल्ड फोरम के अंतर्गत इसका अस्तित्व नगण्य रहेगा।
और ये अपनी ही समस्या में उलझा रहेगा। इस कारण से रियासतों के लिए यहाँ पर इन्होंने कहा है इनकी इच्छा हो जिस रूप में ये डिसीजन ले सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं, पाकिस्तान में मिल सकती है और भारत में मिल सकती है। तो अब सबसे बड़ी, क्योंकि उस समय यहाँ पर रियासतों के पास में इंडिया का 40% एरिया, वर्तमान के अगर भारत का हम टोटल क्षेत्र देखें तो 40% एरिया इन रियासतों के पास था। तो अगर हम इनको छोड़ दें तो भारत तो बहुत छोटा हो जाएगा। भारत बहुत विकृत कंडीशन के अंतर्गत, बहुत खंडों के अंतर्गत बटा हुआ रहेगा। तो इनको एक करने की प्रक्रिया को ही भारत में भारत का एकीकरण कहा जाता है और उसी तरह से राजस्थान में राजस्थान का एकीकरण कहा जाता है। तो इन चार में से 3 चीज़ें राजस्थान में थी। प्रोविंस राजस्थान में नहीं था क्योंकि यह तो ब्रिटिश प्रोविंस जहाँ पर गवर्नर शासन करना था। राजस्थान में इन 4 में से 3 चीज़ें थी। रियासतें थी, चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, अजमेर मेरवाड़ा जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते थे, और ठिकाने थे 3। तो अब आपसे एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर कि इंटीग्रेशन से पहले, एकीकरण से पहले राजस्थान में कितनी रियासतें, देन रियासतों की संख्या थी 19। अभी सारों का नाम बता दूंगा, सारी सब चीज़ें आपके सामने आएगी। रियासतों की संख्या कितनी थी? 19। चीफ कमिश्नर प्रोविंस या केंद्र शासित प्रदेश था एक कौन सा था? उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। तीसरा ठिकाने या चीफ सीप, इनकी संख्या थी 3 चीफ सीप या 3 ठिकाने थे। अब 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक नीमराणा, एक ठिकाना कौन सा था? नीमराणा। नीमराणा कहाँ है और किस रियासत में था? 2 अलग अलग क्वेश्चन। वर्तमान में पूछा जाता है नीमराणा कहाँ है? कोटपूतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट में। नीमराणा प्रेजेंट में कौन से जिले में है? कोटपूतली बहरोड जिले में। ठीक है। पहले क्वेश्चन आता है कि किस रियासत का पार्ट था? देन नीमराणा अलवर रियासत के अंतर्गत था। तो दोनों चीज़ें आप सिंपल सा ध्यान रखिए, किस रियासत में था जब तो आपको आंसर देना है अलवर रियासत में, परंतु वर्तमान में नीमराणा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? देन आंसर क्या हो गया? कोटपूतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर चीफ सीप था या ठिकाना था लावा। लावा किस रियासत का पार्ट था? देन आंसर होगा जयपुर। जयपुर रियासत का भाग था। फिर क्वेश्चन आता है कि लावा वर्तमान में कौन से जिले में है? देन वर्तमान में यह टोंक जिले के अंतर्गत स्थित है। तो टोंक रियासत का भाग नहीं था। रियासत पूछा जाता है जब तो जयपुर रियासत का भाग, और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है वर्तमान में कौन से जिले में है तो टोंक जिले में। तीसरा चीफ सीप या तीसरा ठिकाना वो था कुशलगढ़। तो कुशलगढ़ वर्तमान में कहाँ है और पहले किस रियासत का भाग था? दोनों का आंसर है बांसवाड़ा। अर्थात बांसवाड़ा रियासत का ही पार्ट था और वर्तमान में भी बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत ही स्थित है। तो इस प्रकार से राजस्थान के एकीकरण से पहले, बिफोर इंटीग्रेशन, राजस्थान की क्या पोजीशन थी? तो राजस्थान में 3 चीफ सीप थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था और 19 देशी रियासतें। इन सबको मिलाने की प्रक्रिया को ही राजस्थान के एकीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर एकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। अंग्रेजों ने तो कहा कि भाई
ठीक इच्छा हो तो रियासतें मिले और इच्छा हो तो ना मिले। तो फिर इन रियासतों को मिलाने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया। उस डिपार्टमेंट का नाम रखा है रियासती विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट, रियासती विभाग। और इसका अध्यक्ष बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका अध्यक्ष किसे बनाया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और रियासती विभाग के सेक्रेटरी, सचिव बनाया गया था वीपी मेनन। वीपी मेनन जो आईसीएस थे, 3 वायसराय के साथ में इन्होंने काम किया था। लगभग 35 साल का इनको प्रशासनिक अनुभव प्राप्त था। इन वीपी मेनन को रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो रियासती विभाग का अध्यक्ष वीपी मेनन और सचिव वीपी मेनन और अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन कभी ये भी पूछ ले आपसे कि भारत के एकीकरण और राजस्थान के एकीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? तो इन दोनों का, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का। राजस्थान के एकीकरण में आए तो भी दोनों का, ये दोनों होंगे, और भारत के एकीकरण आता है तो भी दोनों होंगे। क्लियर? अब पहले तो इन्होंने हाथ जोड़ जोड़ करके रियासतों को भारत में विलय किया गया था। डेट दे रखी थी 15 अगस्त 1947 तक की, कि 15 अगस्त 1947 तक जितनी रियासतों को मिला सकते हो आप लोग मिला लो, क्योंकि तब तक ब्रिटिश यहाँ पर थे। और फिर कहा कि उसके बाद में ये देश जाने और ये रियासतें जाने, हम इनके बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस कारण से भारत भी चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें यहाँ पर मिले। तो इनिशियली यहाँ पर राजस्थान के एक शासक जिनका नाम है सादुल सिंह, सादुल सिंह बीकानेर के महाराजा थे, उन्होंने राजाओं को कहा, राजाओं का एक समिति थी जिसका नाम था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, नरेश मंडल, उसकी बैठक के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि इतने सालों से हम इस देश से बहुत कुछ लेते आए हैं, हमारे पूर्वजों ने भी यहाँ पर शासन किया और बहुत कुछ इन्होंने यहाँ से प्राप्त किया है। आज पहली बार हमें मौका मिल रहा है इस देश को हमारी तरफ से कुछ देने का। इसलिए मैं सबको आह्वान करता हूँ, मैं मतलब कौन? सादुल सिंह। सादुल सिंह कह रहा है कि मैं सबको आह्वान करता हूँ कि आप सब यहाँ पर भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें और भारत के अंतर्गत विलय हो जाएं। और इस प्रकार से कह करके उसने खुद ने अपनी रियासत को, बीकानेर रियासत को भारत में विलय करने के लिए हस्ताक्षर कर दिए। और उसके साथ साथ फिर बहुत सारी रियासतों ने भी उनके पीछे पीछे हस्ताक्षर कर दिए। तो उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद में बहुत सारे राजाओं ने इसके अंतर्गत भारत में विलय करने के लिए साइन कर दिए। तो 7 अगस्त 1947 तक भारत के अंतर्गत 558 रियासतें, 558 रियासतें भारत के अंतर्गत विलय हो गई। 600 में से लगभग 558 रियासतें भारत के अंतर्गत विलय हो गई, जिनमें सबसे ज़्यादा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और राजाओं में आता है तो वो सादुल सिंह। ठीक है, अब समस्या पैदा करने वाली कुछ रियासतें, कि हमारे सामने समस्या पैदा करने वाली प्रमुख रियासतें कौन सी थी। एक जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह जी। हरि सिंह जी ने कहा न मैं भारत में मिलूंगा न पाकिस्तान में, बल्कि
मैं स्वतंत्र रहूँगा और दोनों देशों के बीच में बफर स्टेट के रूप में उपस्थित रहूँगा। तो उन्होंने यहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों में मिलने के लिए मना कर दिया। दूसरी रियासत थी जैसलमेर राजस्थान की। तीसरी रियासत थी जोधपुर। जोधपुर और जैसलमेर के महाराजा ने ये घोषणा कर दी कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो यहाँ पर जोधपुर के महाराजा थे हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह ने तो क्लियर घोषणा कर दी थी कि मैं पाकिस्तान के अंतर्गत मिलूँगा। चौथी रियासत थी, यहाँ पर है जूनागढ़, गुजरात में, गुजरात के अंतर्गत जूनागढ़। इसने भी यहाँ पर इसके राजा ने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ में मिलूँगा, जबकि जनता इसका विरोध कर रही थी। जनता हिंदू थी, राजा मुस्लिम था, इसलिए उसने डिसीजन किया कि मैं पाकिस्तान में मिलूँगा, परंतु उनका विरोध जनता के द्वारा किया जा रहा था। फिर पांचवी रियासत थी यहाँ पर हैदराबाद, तेलंगाना की। वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी जो हैदराबाद है, इन पांचवी रियासत ने भी घोषणा कर दी कि वो कहाँ मिलेगी, पाकिस्तान में। तो अब देखो, यहाँ पर हैदराबाद रियासत है, पाकिस्तान या तो यहाँ था जिसको वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान, या फिर यहाँ पर था। तो इसको खूब समझाया कि भाई कहीं पर भी आसपास में पाकिस्तान नहीं है, तो अगर तो पाकिस्तान में मर्ज होता है तो हमारे लिए तो हम बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए उनका कहा कि जो तुम्हें चाहिए वो हमारे से ले लो। भारत सरकार कह रही कि जो भी कुछ चाहिए वो ले लो, परंतु तुम भारत के साथ में मर्ज हो जाओ। बट ये भारत में विलय होने के लिए तैयार नहीं था। और यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था ओवैसी। ओवैसी ने 50,000 मुस्लिमों की एक सेना तैयार कर रखी थी और हिंदुओं के विरुद्ध वो आक्रमण करते थे। भारत सरकार को वो ललकारते थे, भारत सरकार को गाली गलौज भी करते थे, उनको एक साइड उत्तेजित करने का ये काम करते थे। अब इन 5 रियासतों को भारत में विलय करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम था। 7 अगस्त 1947 को जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह और उनके साथ में जैसलमेर के महारावल दोनों ही अपनी रियासत को पाकिस्तान में मर्ज करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के घर पहुंच गए। भोपाल के नवाब के साथ में ये वहाँ पर पहुँच गए और जैसे ही वहाँ पहुँचे जिन्ना ने इनको वहाँ देखा और नवाब ने कहा कि ये दोनों रियासतें पाकिस्तान में मिलने के लिए आई। तो जिन्ना बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के उसने खाली पेपर के ऊपर साइन करके इन दोनों को थमा दिया कि आपकी जो इच्छा हो वो शर्तें इसमें मेंशन कर दीजिए, मुझे तुम्हारी सब शर्तें मंजूर हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये दोनों रियासतें आती तो बहुत बड़ा क्षेत्र, जो राजस्थान का बहुत बड़ा पार्ट जोधपुर और जैसलमेर के पास था, वो पाकिस्तान के अंतर्गत मर्ज हो जाएगा और भारत का नक्शा ही चेंज हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइट था और उसने खाली के कागज़ के ऊपर साइन करके इन दोनों राजाओं को दे दिया। तब पता नहीं इनके क्या मन में ऐसा आई, हनुमंत सिंह ने जिन्ना को कहा कि हम 1-2 दिन विचार कर लेते हैं और उसके बाद में साइन करके दे देंगे। तो इस पर जिन्ना गुस्सा भी हुआ, वो पेपर वापस ले भी लिया उससे और कहा ठीक है, अब तुम्हारा मन करे जिस तरह से जब आ जाना। वो अधीर थे क्योंकि मन में उनको ये चिंता थी कि हमारे सारे अधिकार चले जाएंगे, परंतु पाकिस्तान में मिलने के ऊपर ये भी उनको भय था कि अगर वहाँ मर्ज हो गए और बाद में, क्योंकि वो तो मुसलमान शासन हैं, तो मुस्लिमों ने अगर किसी प्रकार का कानून बनाकर या कोई दूसरा कानून बना लेंगे तो हम क्या करेंगे, तो ये भी उनके मन में डर लग रहा था। इस कारण से अल्टीमेटली फिर वो वहाँ से वायसराय हाउस पहुँचे, लॉर्ड माउंटबेटन के पास। वायसराय हाउस, जिसको वर्तमान में राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वहाँ पर ये पहुँचे और वहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन किसी अन्य सदस्यों से मीटिंग कर रहा था, कोई डेलीगेशन आया था जिससे मीटिंग कर रहा था, तो इनको वेट करने के लिए कहा। जब ये वेट कर रहे थे तो वेट करते समय ही वहाँ पर वीपी मेनन आ गए और वीपी मेनन को देख करके हनुमंत सिंह इतने क्रोधित हुए कि अपनी पिस्तौल निकाल करके उन्होंने उनके कनपट्टी पर लगा दी, परंतु
वीपी मेनन इससे डरे नहीं और वीपी मेनन ने कहा कि भाई यहाँ पर मार दो गोली, देश भी आज़ाद हो गया है, अब जेलें भी खाली पड़ी है तो तुम जैसे लोगों की से ही जेलें भरेगी। परंतु जब इनके बीच में ही कुछ वार्ता चल रही थी तब लॉर्ड माउंटबेटन आ गए। लॉर्ड माउंटबेटन ने हनुमंत सिंह जी को समझाया और उनको, क्योंकि हनुमंत सिंह जी के पिता उमेद सिंह जी थे, उमेद सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन अच्छे मित्र थे, इस कारण से उन्होंने समझाया और उनके समझाने पर अंततः 7 अगस्त 1947 को जोधपुर और जैसलमेर के महाराजा ने भारत के विलय पत्र पर साइन कर दिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसलमेर और जोधपुर रियासतें 7 अगस्त 1947 को भारत का अभिन्न अंग बन गई। अब बची है कौन सी? हैदराबाद। हैदराबाद रियासत एकमात्र ऐसी रियासत है जिसको पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, अर्थात ध्यान रखिए भारत की किस रियासत को पुलिस कार्रवाई से भारत में विलय किया गया, तो वो कौन सी है? हैदराबाद। तो हैदराबाद का निज़ाम था उस्मान अली। उस्मान अली ने यहाँ पर घोषणा कर रखी कि वो पाकिस्तान में मिलेगा। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर सैनिकों को अपॉइंट किया, सैनिकों को अपॉइंट करके उसके महल को चारों तरफ से कवर किया और फिर अंदर पुलिस गई। बाहर से ना तो किसी व्यक्ति को अंदर जाने दिया, ना अंदर से किसी व्यक्ति को बाहर आने दिया और पुलिस कार्रवाई के माध्यम से उनको भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराए। इस प्रकार से डंडे की कार्रवाई से या पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद रियासत को भारत में विलय किया गया। जैसे डंडे की कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई की सूचना जूनागढ़ पहुंची, जूनागढ़ का राजा रातों रात अपने सामान को जहाज़ में भर करके अपने परिवार सहित वो पाकिस्तान भाग गया और इस प्रकार से जूनागढ़ वहीं पर रह गया, जिसका जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में विलय किया गया। तो देश आज़ादी के समय भारत के अंतर्गत कितनी रियासतें विलय हो चुकी थी? 562। अब बच गई जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के महाराजा का नाम था हरि सिंह। हरि सिंह जी ने घोषणा की कि वो ना तो भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे। तो भारत ने तो इस बात को स्वीकार कर लिया, परंतु यहाँ पर पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। अब पाकिस्तान डायरेक्टली जम्मू कश्मीर पर अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक अलग देश है, जम्मू कश्मीर एक अलग है। अगर वो जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करे तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती थी। इस कारण से उसने डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक नहीं किया। परंतु यहाँ पर जो कबीले रहते थे जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र के नोमैड्स जिसको हम बोलते हैं, अर्थात अस्थायी विचरण करने वाले लोग जो रहते थे, इन कबीलाई लोगों को उन्होंने भड़काया। उनको भड़काया अपने शासक के विरुद्ध और कहा कि तुम अपने शासक हरि सिंह के विरुद्ध विद्रोह कर दो और विद्रोह के लिए हम तुम्हें पैसा भी देंगे, तुम्हें हथियार भी उपलब्ध कराएंगे और तुम्हारी ही वेशभूषा में हमारे सैनिक भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तो उन लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। वहाँ पर लोगों को मारना शुरू कर दिया और मारते मारते विद्रोह करते करते अंततः ये लोग कश्मीर के अंतर्गत महाराजा का जब महल था उससे कुछ किलोमीटर दूर तक वहाँ तक ये पहुँच गए। जम्मू कश्मीर महाराजा के पास में कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने भारत से सहायता मांगी कि मुझे यहाँ पर सहायता प्रदान करें, तो वो कश्मीर से रातों रात निकल करके जम्मू आए, श्रीनगर आए यहाँ पर और श्रीनगर से यहाँ पर जम्मू आए थे और जम्मू आकर के फिर उन्होंने भारत से सहायता मांगी। भारत ने कहा कि भाई हमारी सेना तैयार है, परंतु बिना साइन किए हमारी सेना तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। इस प्रकार से 24-25 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और जम्मू कश्मीर रियासत को भारत का भाग बना दिया गया।
तो इस प्रकार से जो 563वीं यहाँ पर रियासत जो भारत में विलय हुई, वो विलय रियासत कौन सी हो गई? जम्मू कश्मीर, जिसको अक्टूबर 1947 के अंतर्गत महाराजा हरि सिंह के द्वारा हस्ताक्षर करके भारत में विलय किया था। जैसे भारत का अंग बनी वो, और वैसे ही भारतीय सेना को आदेश मिला और भारतीय सेना ने उन कबीलाई लोगों को और पाकिस्तानी सैनिकों को यहाँ से मारना भगाना शुरू किया और उनके साथ में युद्ध प्रारंभ हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर चूंकि अब भारत का अंग हो गया था जम्मू कश्मीर, इसलिए वहाँ पर किसी को भगाने में कोई भारत को प्रॉब्लम नहीं थी और भारतीय सेना ने उनके साथ युद्ध किया और युद्ध करते 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 वो वर्तमान के LOC तक उनको पहुँचा दिया। जैसे ही वहाँ तक वर्तमान के LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो यहाँ पर हैं वहाँ तक पहुँचे और हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पता नहीं क्या समझ में आया था, उन्होंने सेना को आदेश दिया कि युद्ध को यहीं पर रोक दिया जाए। जबकि उस समय के हमारा सेनाध्यक्षों ने मना किया था कि कुछ दिनों की बात और है, हम इन सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को लाहौर तक आसानी से पहाड़ियों से निकाल करके लाहौर के मैदान तक हम इन्हें पहुंचा देंगे, ताकि भारत सदैव अपने अधीन क्षेत्र पर राज करेगा, साथ ही साथ सदैव यहाँ पर पहाड़ी पर होने से किसी प्रकार का कोई नुकसान भारत को नहीं होगा। परंतु उन सेनाध्यक्षों की भी बात नहीं मानी और उनको शांति पुरस्कार, नोबेल शांति के पुरस्कार की जो बड़ी इच्छा थी, उस मुद्दे को वो स्वयं भारत UNO के अंतर्गत ले गया। पाकिस्तान नहीं ले गया इस मुद्दे को, भारत वहाँ पर ले गया और वो मुद्दा UNO के अंतर्गत गया और जिसका आज तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। तो इस प्रकार से ये जम्मू कश्मीर की जो समस्या है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो समस्या प्रदान की गई है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, अगर वो रुक जाते, वो इस प्रकार के वहाँ पर आदेश नहीं देते, तो 100% पूरे कश्मीर के ऊपर भारत का अधिकार होता और आज जो लोग हमारे यहाँ के हज़ारों हज़ारों सैनिक मारे गए, वो इस प्रकार की स्थिति में कभी भी नहीं आते। ठीक है, ये मुद्दा यहाँ पर पूरी तरह से आज UNO के अंतर्गत बाइलेटरल है। उन्होंने तो द्विपक्षीय कहा कि आप द्विपक्षीय, दोनों देशों का मुद्दा है, इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई इसकी यहाँ पर नहीं, परंतु भारत सरकार ही वहाँ पर ले गई थी 1947 में। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को वर्तमान में शांति नोबेल पुरस्कार की बड़ी इच्छा है, वैसे ही उस समय उनको ना शांति पुरस्कार की, नोबेल पुरस्कार की बड़ी इच्छा रही। इस कारण से शांति का दूत बनने के चक्कर में ये जीवन भर की समस्या प्रदान कर दी थी। अब ये तो हुई भारत की बात। जब रियासतें भारत में मिल गई तो रियासती विभाग ने एक ऑर्डर पास किया कि भारत में विलय हुई वे रियासतें, अर्थात जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जिसने साइन किया, वे रियासतें वे ही स्वतंत्र रह सकेगी जिनकी जनसंख्या 10 लाख और जिनकी इनकम 1 करोड़ रुपए वार्षिक होगी। कंडीशन रखी, स्टेप टू स्टेप इसको इंटीग्रेटेड किया। कितने सारे टुकड़ों में भारत था जिसको वर्तमान स्वरूप में लाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज जिस भारत को हम देख रहे हैं वो इस रूप में कभी भी प्राप्त नहीं होता। तो जैसे राजाओं ने साइन किया, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग ने ऑर्डर पास किया कि वे ही रियासतें स्वतंत्र रह सकेगी जिनकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 10 लाख, पॉपुलेशन 10 लाख, और नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय ईयरली कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए तो राष्ट्रीय आय और 10 लाख जनसंख्या वाली रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। ये कंडीशन उनके द्वारा रख दी। फिर दूसरा विकल्प दिया कि जो रियासतें इस शर्त को पूरा नहीं कर पा रही है, वे रियासतें, छोटी छोटी रियासतें आपस में मिल करके
अगर अपना एक यूनियन बना लेगी, अपना एक एसोसिएशन बना लेगी, और अगर उस यूनियन की पॉपुलेशन 10 लाख हो गई और इनकम 1 करोड़ होगी, तो वो यूनियन के रूप में स्वतंत्र रह सकेगी। उन्होंने रास्ता दिया कि आप लोग ही अपना संगठन बनाएं, ताकि आगे मुझे मर्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस प्रकार से राजस्थान में भी जो 19 रियासतें थी, 19 रियासतों में से केवल 5 रियासतें ही इस शर्त को पूरा कर रही थी। सॉरी, 4 रियासतें ही, 19 में से 4 रियासतें ही इस शर्त को पूरा कर रही थी, और 15 रियासतें इस शर्त को पूरा नहीं कर रही थी। 4 रियासतें थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ये 4 रियासतें इस शर्त को पूरा कर रही थी, बाकी 15 रियासतें इस शर्त को पूरा नहीं कर रही थी। तो अब इन 15 रियासतों के सामने संकट उत्पन्न हो गया। संकट ये हो गया कि ये स्वतंत्र नहीं रह सकती है, तो फिर किसी न किसी के साथ में मर्ज होना पड़ेगा, किसी न किसी के साथ में ज्वाइंट होना पड़ेगा। इस कारण से पूरे भारत भर के अंतर्गत यह इंटीग्रेशन या एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ठीक है। अब राजस्थान में जो 19 देशी रियासतें थी, इनका एकीकरण 7 स्टेप में हुआ, 7 फेज में हुआ, 7 चरणों में हुआ है। कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है? 7 चरणों में। इस पॉइंट को लिख लो, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। अब सबसे पहला चरण, प्रथम फेज या फर्स्ट फेज या प्रथम चरण, प्रथम चरण हुआ था 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948। इस चरण के अंतर्गत जो राजस्थान बना था, जो संघ बना था, उस संघ का नाम रखा मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम किसने सजेस्ट किया? तो मत्स्य संघ का नाम जो सजेस्ट किया, उस व्यक्ति का नाम कन्हैयालाल माणिक्यलाल एक ही व्यक्ति का नाम है, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के मुंशी जिसको बोलते हैं, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी नामक व्यक्ति ने यहाँ पर सुझाव दिया कि इस यूनियन का नाम क्या होना चाहिए? मत्स्य यूनियन या मत्स्य संघ। क्यों? ये सारी चीज़ें मैं अभी समझाता हूँ कि यही नाम क्यों रखना चाहिए, उसके पीछे भी कारण है, अभी बताता हूँ मैं आपको। अब प्रथम इस संघ के अंतर्गत कौन कौन सी रियासतें मर्ज हुई? तो प्रथम चरण में 4 रियासतें। अब 4 कौन कौन सी रियासत? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, एंड धौलपुर। ये 4 रियासतें।
देखिए, इंटीग्रेशन के फर्स्ट फेज के अंतर्गत हम देखते हैं कि 4 रियासतों का इंटीग्रेशन हुआ था। यहाँ पर हम चारों रियासतों को देखते हैं। यहाँ पर है अलवर, ये दूसरी भरतपुर, ये तीसरी धौलपुर, और ये चौथी करौली। तो इन फर्स्ट फेज के अंतर्गत ये 4 रियासतों का एक एसोसिएशन हुआ था, ठीक है। और इन चारों के कारण जो एसोसिएशन बना उसका नाम क्या रखा है? मत्स्य एसोसिएशन, मत्स्य यूनियन। मत्स्य यूनियन किसने सजेस्ट किया? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। क्यों सजेस्ट किया? क्योंकि इसमें कौन सी रियासत है? अलवर। अलवर प्राचीन महाभारत काल के किस जनपद का पार्ट रहा है? मत्स्य प्रदेश का। उसी के आधार पर उन्होंने सुझाव दिया कि चूंकि अलवर में प्राचीन महाभारत समय में जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक महाजनपद मत्स्य ये अलवर ज़िले के अंतर्गत मुख्य था और अलवर इस यूनियन का पार्ट। इस कारण से उस मत्स्य प्रदेश के आधार पर इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा जाना चाहिए। और उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया और ये सजेशन मान लिया गया और ये संघ का नाम मत्स्य संघ रख दिया गया। क्लियर? अब आते हैं कि यहाँ पर ये राज्य बन रहे हैं, राज्यों की तरह इंटीग्रेटेड हो रहे हैं। तो 4 रियासतें एक हो गई। एक हो गई तो चारों रियासतों का एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा, प्रशासन देखना पड़ेगा। तो प्रशासन के लिए प्रशासनिक स्टाफ भी कहीं न कहीं पर रहना चाहिए। अब स्टाफ अगर बिखरा हुआ होगा तो काम नहीं चलेगा, इसलिए फिर यहाँ पर क्या बनाई गई? कैपिटल, राजधानी, कि भाई उस चारों का यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक स्थान को राजधानी बनानी चाहिए और इस संघ की राजधानी बनाई गई अलवर। कैपिटल किसको बनाया गया है? अलवर को। किसके कैपिटल बनाई? मत्स्य संघ की। तो क्वेश्चन सिंपल सा, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? देन आंसर क्या हो गया? अलवर। जबकि मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? महाभारत काल का मत्स्य जो प्रदेश था उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। कल बताया था मैंने, मत्स्य प्रदेश आता है जब तो राजधानी क्या थी? विराटनगर, जिसको बेराट कहते हैं। और मत्स्य संघ की बात आती है, देन मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। ठीक है। अब एक चीज और समझना कि मैंने आपको बताया था कि भारत के अंतर्गत ब्रिटिश प्रोविंस थे। प्रोविंस मीन्स राज्य। राज्य और रियासतों से जो नए राज्य बन रहे हैं इनकी पहचान करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस उनके अंतर्गत रखा था। उसमें ये रखा था कि रियासतों से जो राज्य बनेंगे उनमें शासन का संचालन, इट मीन्स रूल, किसके नाम पर होगा। जैसे प्रांतों में, आज हमारे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में शासन किसके नाम पर हो रहा है? गवर्नर के नाम पर, राज्यपाल के नाम पर। ठीक है, कौन कर रहा है वो अलग है। हमेशा काम किसके नाम पर होगा? गवर्नर या राज्यपाल के नाम पर। तो उस समय के भी ब्रिटिश प्रोविंस में शासन किसके नाम पर होते थे? गवर्नर के नाम पर। तो फिर जो रियासतों से मिलकर के जो प्रांत बन रहे हैं वहाँ पर उन दोनों का डिफरेंस कैसे करें, इसलिए यहाँ पर राज्यपाल पद न रख करके इनके अंतर्गत पद नया रखा जिसका नाम है राज प्रमुख। इंग्लिश में भी राज प्रमुख ही कहा जाएगा और हिंदी में भी उसे राज प्रमुख। तो राज प्रमुख के लिए प्रोविज़न किया कि किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बनाना है, बल्कि जिन रियासतों के राजा हैं उन्हीं में से किसी एक राजा को राज प्रमुख अपॉइंट किया जाएगा। तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह। उदयभान सिंह।
क्लियर। उदयभान सिंह को ये क्या बनाया गया? राज प्रमुख। अब रियासतों में जो रियल में वर्क करता है, जैसे शासन भी राजस्थान में राज्यपाल के नाम पर होता है, अब वो रियल में उस काम को करता कौन है? सीएम, चीफ मिनिस्टर। उस समय भी जो प्रोविंस थे वहाँ पर क्या होता था? चीफ मिनिस्टर। परंतु रियासतों से जो स्टेट बन रहे थे वहाँ पर चीफ मिनिस्टर न रख करके प्राइम मिनिस्टर पोस्ट रखी। इट मीन्स इक्वल टू चीफ मिनिस्टर। ये किस नाम से जाना जाता था? प्राइम मिनिस्टर। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? प्रधानमंत्री। कि उस शासन का चलाने के लिए किसकी जरूरत है? प्रधानमंत्री। ये सेंट्रल वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर स्टेट के चीफ मिनिस्टर के इक्वल होता है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संघ का बनाया गया शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत ये अलवर के रहने वाले थे, वकील थे, और फिर बाद में ये कांग्रेस पार्टी के विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। अपनी सक्रिय वकीलता को भी इन्होंने छोड़ दिया और इन्हें ही यहाँ पर मत्स्य संघ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। अब इस संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन किया है केंद्रीय खान एवं विद्युत मंत्री थे नरहरि विष्णु गाडगिल, जिसको एनवी गाडगिल भी बोलते हैं। नरहरि विष्णु गाडगिल, इनके द्वारा यहाँ पर ये उद्घाटन किया गया था। तो देखो, राजस्थान जो पहले बिखरा हुआ था, इसको प्रेजेंट फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहला यूनियन बना, उसका नाम क्या रखा है? मत्स्य यूनियन। कब बना था? 18 मार्च 1948 को। किन किन रियासतों के मर्ज होने पर? अलवर, भरतपुर, करौली एंड धौलपुर रियासतों के मर्ज होने पर ये बना, जिनकी कैपिटल किसे रखी गई है? अलवर। महाराज प्रमुख या राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह। प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया गया? तो शोभाराम कुमावत। और इसका उद्घाटन किनके हाथों से किया गया? तो नरहरि विष्णु गाडगिल, जो केंद्रीय खान एवं इलेक्ट्रिक या विद्युत मंत्री थे। ठीक है, तो पहले चरण के अंतर्गत यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आ जाए, आपसे ये पूछ ले कि सबसे पहले मत्स्य संघ ही क्यों बना? यही क्यों बना? कोई दूसरा बन जाता, दूसरे रियासतें मिल जाती। इन्हीं के मिलने के पीछे रीज़न है, इसलिए पूछेंगे कि यही क्यों मिले। तो इनके पीछे रीज़न है कि देश आज़ाद हमारा हुआ, भारत और पाकिस्तान दो देश बने, और दो देश बनने के साथ साथ आज तक ऐसी घटना कहीं पर भी विभाजन की नहीं हुई जैसी भारत में हुई। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, जिसमें 10 लाख लोगों की हत्याएं हो गई थी। ऐसा संसार में आज तक यहाँ पर कोई डिवाइडेशन नहीं हुआ है जहाँ पर इतने सारे लोगों की कुछ ही दिनों के अंतर्गत इतनी हत्याएं हो गई। तो 10 लाख लोगों की मृत्यु इसके अंतर्गत हुई थी। तो भारत में मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा था, आसाम में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब, सिंध प्रांत में, इन सब जगह पर मुख्य रूप से हो रहा है। ऐसा ही दंगा राजस्थान के अंतर्गत भी। अब राजस्थान में ऐसा दंगा कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में ऐसा दंगा हुआ है अलवर और भरतपुर का एरिया, जिसको बोलते हैं मेवात। सुना होगा नाम आप लोगों ने, मेवात। मेवात एरिया बोलते हैं। मेवात इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम जाति, मेव जाति रहती है, और मेव जाति का ही ये क्षेत्र होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? मेवात। मेवाड़ अलग हैं और मेवात अलग हैं। मेव जाति के कारण क्या कहला रहा है? ये मेवात। तो मेवात मीन्स ये मेव जाति मुस्लिम जाति है।
तो मुस्लिम जाति ने यहाँ पर डिमांड की कि हमारा अलग राज्य बने, और अलग राज्य क्या बने? मेवात राज्य। इसलिए उनके क्षेत्र में रहने वाले हिंदुओं को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से हिंदुओं के यहाँ पर मारने से यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम दंगा प्रारंभ हो गया। तो राजस्थान में कहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगा प्रारंभ हुआ? अलवर और भरतपुर रियासत के मेवात क्षेत्र में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन दोनों रियासतों के राजाओं को, भरतपुर के महाराजा थे तेज सिंह, भरतपुर के महाराजा का नाम क्या था? तेज सिंह, और अलवर के महाराजा का नाम था तेज सिंह, और भरतपुर के महाराजा का नाम था बृजेंद्र सिंह। बृजेंद्र सिंह, अलवर के महाराजा तेज सिंह और भरतपुर के महाराजा थे बृजेंद्र सिंह। तो इन दोनों को लेटर लिखा केंद्र सरकार ने, इन दोनों को लेटर लिखा कि भाई आप अपनी अपनी रियासतों में ये हिंदू मुस्लिम दंगा को समाप्त करें। ठीक है। तो भरतपुर महाराजा बृजेंद्र सिंह ने वापस लेटर लिखा है कि मैंने तो मेरा प्रयास कर लिया, परंतु इस प्रयास में मैं असफल रहा हूँ, इसलिए केंद्र सरकार ही चाहे तो इसको शांत कर लें, और केंद्र सरकार यहाँ पर शांत करने के लिए कोई भी कार्रवाई कर सके। तो इस प्रकार से बृजेंद्र सिंह ने अपने राइट किसको सौंप दिए? केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ने फिर यहाँ पर एक ICS स्प्रू को यहाँ पर अपॉइंट किया। ICS मीन्स प्रेजेंट का IAS, पहले ये ICS कहलाते थे इंडियन सिविल सर्विस, आज कहलाता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और पहले कहलाती थी ये इंडियन सिविल सर्विस। तो ICS के एक अधिकारी को यहाँ पर अपॉइंट कर दिया, और भरतपुर रियासत का सारा प्रशासन उनके हाथ में आ गया। ठीक है। अब आते दूसरा अलवर। अलवर के महाराजा को भी ये कहा, अलवर के महाराजा ने प्रयास किया कि ये शांत हो जाए, परंतु वो शांत नहीं हुआ। उसी दरमियान एक घटना और घटित हो गई, ऐतिहासिक। बताओ क्या घटना घटित हुई है? क्या घटना घटित हुई? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या, एसेसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे। ठीक है। अब देखना, इस गणित को समझना आप। नाथूराम गोडसे महाराष्ट्र का रहने वाला, उस समय यह हिंदू महासभा का सदस्य था। एक संगठन है, इसका नाम क्या है? हिंदू महासभा। और हिंदू महासभा का सदस्य कौन रहा है? नाथूराम गोडसे। ठीक है। इससे पहले अलवर के महाराजा तेज सिंह भी किसके सदस्य रह चुके थे? हिंदू महासभा के। दूसरा, अलवर महाराजा तेज सिंह के यहाँ पर NV खरे नामक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर कार्य करता था। NV खरे जो अलवर रियासत का प्राइम मिनिस्टर था, वो भी महाराष्ट्र के पनवेल का रहने वाला था। डॉक्टर NV खरे जो सर्जन थे और बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति, वो अलवर रियासत के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पर कार्यरत थे, और ये भी हिंदू महासभा का अध्यक्ष रह चुका था।
क्लियर? गोडसे ने महात्मा गांधी को मारने के 3 महीने पहले वह किसी काम से अलवर आया। अलवर में महाराजा तेज सिंह से भी मिला और एनबी खरे से भी मिला। जब गोडसे को गिरफ्तार किया गया तो गोडसे की पिछली हिस्ट्री का पता लगाया कि भाई ये कहाँ से किन किन से मिला। तो 3 महीने पहले किन किन से भी मिला था, अलवर महाराजा तेज सिंह और अलवर के प्रधानमंत्री एनवी खरे से भी ये मिला। इसलिए केंद्रीय एजेंसियों को यह शंका हुई कि हो सकता महात्मा गांधी की हत्या में इन दोनों का भी हाथ रहा हो। इसलिए महाराजा तेज सिंह को और एनवी खरे को दिल्ली बुलाया और दिल्ली के अंतर्गत नज़रबंद कर दिया और उनको आदेश दिया जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए आप यहाँ से दिल्ली छोड़ करके नहीं जा सकते। तो किस महाराजा को महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में सम्मिलित होने के संदेह में दिल्ली में बंदी बनाकर रखा गया? अलवर महाराजा तेज सिंह और उनके प्रधानमंत्री एनवी खरे को। ठीक है, अब उनके विरुद्ध जांच की गई। जांच करने के उपरांत पाया गया कि ये षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं है, निर्दोष पाए गए और निर्दोष पाए गए उसके बाद में ही इनको छोड़ा गया। तो जब शासक और प्रधानमंत्री दोनों दिल्ली थे तो फिर अलवर रियासत का प्रशासन कौन देखे फिर? इसलिए अलवर रियासत का प्रशासन भी केंद्र सरकार ने ले लिया अपने हाथ में और वहाँ पर भी किसके अपॉइंटमेंट कर दिया? एक आईसीएस का अपॉइंटमेंट कर दिया। तो अलवर और भरतपुर 2 रियासतों का प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में चला गया। फरवरी 1948 को ये रियासतें या तेज सिंह जी निर्दोष साबित हुए। उसके बाद में इनको छोड़ा गया। तो जब छोड़ा गया तब तक यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगा भी कम हो गया। तो फिर इन दोनों राजाओं को कहा कि भी आप दोनों का प्रशासन हमारे हाथ में है, आप 10 लाख और 1 करोड़ वाली शर्त को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए इंडिविजुअल आप स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। तो आप अपनी और पड़ोसी रियासतों के राजाओं से बात कर लो और तुम मिलकर के एक संघ बना लो और संघ के रूप में वो कंडीशन पूरी हो जाएगी तो तुम स्वतंत्र रह सकोगे। तो दोनों महाराजाओं को ये बात ठीक लगी। भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह और अलवर के महाराजा तेज सिंह जी दोनों अपने यहाँ पर आए। आने के बाद में पड़ोसी रियासत करौली के राजा से और धौलपुर के महाराजा से बात की कि भाई हम चारों मिलकर एक संघ बना लें। तो वो चारों तैयार हो गए। चारों तैयार होकर के वो पहुँच गए दिल्ली। 28 फरवरी 1948 को चारों ने वहाँ पर अपनी सहमति दी और यूनियन बनाने के लिए समझौता पत्र पर साइन कर दिए। तो इस प्रकार से इन चारों राजाओं की सहमति होने के बाद में ये संघ बना। फिर वहीं पर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ये चारों रियासतें जिसमें अलवर और अलवर प्राचीन मत्स्य प्रदेश का भाग था, इस आधार पर तुम्हारे संघ का नाम मत्स्य संघ रख देना चाहिए। उनकी बात ठीक लगी और उन्होंने यहाँ पर ये संघ का नाम मत्स्य संघ रख दिया गया था। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले इन 4 रियासतों के द्वारा ये मत्स्य संघ का गठन हो गया। अब सेकेंड स्टेप, सेकेंड फेज, जैसे ये चारों रियासतें मिली, चूंकि ये वो फुलफिल नहीं कर रही थी और ये सारी कंडीशन उनके समक्ष हुई। अब दूसरी छोटी छोटी और रियासतें, जिनमें से छोटी रियासतें कौन कौन सी? यहाँ पर टोंक रियासत, दूसरी यहाँ पर बूंदी, तीसरी रियासत कोटा, चौथी रियासत झालावाड़, पांचवी रियासत
किशनगढ़ अजमेर जिले में, छठी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में, सातवीं रियासत प्रतापगढ़, आठवीं रियासत बांसवाड़ा और नवीं रियासत डूंगरपुर। ठीक है, तो ये भी उस शर्त को पूरा नहीं कर रही थी, इसलिए ये भी चाह रहे थे कि हम भी हमारा एक संघ बना लें। तो सेकंड फेज में, सेकंड फेज के अंतर्गत कितनी रियासतें? 9 रियासतें। लिख लीजिए, सेकंड फेज द्वितीय चरण ये हुआ है 25 मार्च 1948 1948 को, 7 दिन बाद ही 18 मार्च को ये हुआ है और 25 मार्च को दूसरा चरण संपन्न हो गया। तो 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण हुआ और दूसरे चरण के अंतर्गत जो संघ बना था, इस संघ का नाम क्या रखा है? पूर्व राजस्थान संघ, ईस्ट राजस्थान एसोसिएशन या ईस्ट राजस्थान यूनियन, पूर्व राजस्थान संघ। कितनी रियासतें? 9 रियासतें। कौन कौन सी हो गई 9 रियासतें? कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। ये 9 रियासतें, इन 9 रियासतों का संघ बन गया। अब सेम जैसे पहले हमने यहाँ पर रखा है कैपिटल, तो अब इस संघ की राजधानी किसे बनाया गया? राजधानी इनमें सबसे बड़ी थी कोटा रियासत, इसलिए राजधानी किसको बनाया गया? कोटा को। तो राजधानी क्या हो गई? कोटा। फिर वही पोस्ट राज प्रमुख, राज प्रमुख किसे बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया कोटा के महाराव भीम सिंह सेकंड, भीम सिंह सेकंड या द्वितीय। कोटा के प्रधानमंत्री इसका प्रधानमंत्री बनाया गोकुल लाल आसावा, देवली के रहने वाले, देवली है टोंक में, गोकुल लाल आसावा। ये उस समय के सब बड़े नेता थे, उनको यहाँ पर ये पोस्ट दी गई, गोकुल लाल आसावा। प्रोफेसर थे, ये तर्कशास्त्र लॉजिक के प्रोफेसर थे,
कोटा के अंतर्गत हार्वर्ड कॉलेज था, वहाँ पर भी इन्होंने 1 साल तक पढ़ाया था। अजमेर के डीवी स्कूल के अंतर्गत भी पढ़ाया था। तो ये उस समय के बड़े विख्यात यहाँ पर प्रोफेसर के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, उद्घाटन इसका, इस संघ का उद्घाटन उन्हीं के हाथों से जो पहले चरण में किया, नरहरि विष्णु गाडगिल, NV गाडगिल। और इस प्रकार से दूसरे चरण के अंतर्गत ये 9 रियासतों का एक संघ बन गया। देखिए, पहले चरण के तो अलग ही मत्स्य एसोसिएशन अभी भी अलग है। दूसरे चरण में कितनी रियासतें सम्मिलित हो गई? 9। क्लियर माइंड में? 7 दिन के अंतर्गत ही राजस्थान की 13 रियासतों के संघ बन गए। थर्ड स्टेप, तीसरा चरण, अब यहां पर थी उदयपुर रियासत, मेवाड़ या उदयपुर रियासत। उदयपुर रियासत वो शर्त पूरा कर रही थी, 10 लाख जनसंख्या भी थी और 1 करोड़ रुपए उनकी एनुअल इनकम भी थी। परंतु वहाँ पर कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई कि इनको मजबूरी में इसमें सम्मिलित होना पड़ा। घटना ये घटित हुई कि वहाँ पर प्रजामंडल मूवमेंट चल रहा था, प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था। और प्रजामंडल आंदोलन के अंतर्गत जो आंदोलन उदयपुर शहर में प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जा रहा था, महाराजा के सैनिकों ने उनके ऊपर गोलियां चला दी थी। गोली चलाने के कारण 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अब 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तो प्रजामंडल आंदोलन के जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने यह मांग रखी कि जब तक इन दोनों की मृत्यु करने वाले लोगों को सजा नहीं मिलेगी तब तक इन शवों को उठाया नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भयंकर एक प्रेशर बना दिया महाराजा पर। क्यों? क्योंकि देश आज़ाद हो गया था और उन्होंने यहाँ पर गोलियाँ चला दी, 2 व्यक्ति मर गए। तो अब गोली का आदेश देने वाला ही जेल में जाएगा। तो गोली का आदेश किसने दिया? महाराजा ने। महाराजा के सैनिकों के द्वारा चले, इसलिए अंतिम यहाँ पर किसके ऊपर ये आएगा? तो वो महाराजा पर आएगा। उनको ये मनी मन में भय लगने लग गया कि इस केस के अंतर्गत महाराजा को जेल में भेजा जा सकता है। इसलिए उदयपुर के मंत्री, प्रधानमंत्री रामास्वामी जो वहाँ पर थे, उन्होंने आगे बढ़, राममूर्ति थे, उन्होंने आगे बढ़ कर के खुद ने ही महाराजा के कहने पर एक लेटर रियासती विभाग को लिख भेजा कि उदयपुर रियासत भी संघ में सम्मिलित होने के लिए तैयार है, परंतु उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या रखी है? पहला रखा है कि राजधानी उदयपुर बनाई जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी शर्त थी कि राज प्रमुख उदयपुर महाराणा को बनाए जाए, उसमें भी कोई मतलब यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तीसरा कि संघ का नाम ऐसा रखा जाए जिससे कि मेवाड़ की गरिमा बनी रहे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथा ये रखा गया है कि राजाओं को जो पेंशन मिलती थी, पेंशन प्रिवी पर्स बोलते थे जिसको, प्रिवी पर्स सभी राजाओं के लिए राजस्थान में डिसाइड कर रखा कि 10 लाख रुपए वार्षिक से ज़्यादा किसी को भी नहीं मिलेंगे। परंतु इन्होंने डिमांड की कि हमें 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स के रूप में पर ईयर चाहिए। तो इसका भी केंद्र सरकार ने तोड़ निकाल दिया। क्यों तोड़ निकाल दिया? क्योंकि मेवाड़ रियासत अपने स्वाभिमान और अपनी गरिमा के लिए बहुत विख्यात रही है। इन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए इनके शासकों ने बहुत कुछ बलिदान किया था, इसलिए इसके गौरव के, इसके सम्मान में कोई कमी ना आए और बिना किसी दबाव के ये रियासत अगर मिल रही है तो इतने से पैसे उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी सारी बातों को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के उपरांत तीसरे चरण के अंतर्गत उदयपुर रियासत संघ में सम्मिलित हो गई। ठीक है,
तो उनका जो 20 लाख का प्रीवी पर्स वो भी उन्हें प्रदान कर दिया। ऐसे प्रदान किया कि 5 लाख रुपए तो राज प्रमुख के रूप में दे देंगे और 5 लाख रुपए वहाँ पर मंदिरों की पूजा के नाम पर इनको प्रदान कर दिया जाएगा, ताकि प्रीवी पर्स तो 10 लाख ही रहेगी और 2 यहाँ पर टुकड़े में उनको 20 लाख रुपए भी मिल गए और पूरी कंडीशन भी पूरी हो जाएगी। लिख लीजिए थर्ड फेज या तीसरा चरण। अब तीसरा चरण हुआ है कब? तो तीसरा चरण हुआ है 18 अप्रैल 1948 को। देखिए 18 मार्च से प्रारंभ हुआ और 18 अप्रैल तक यहाँ पर 3 चरण में कितनी रियासतें मिल गई? 14, 4 का एक संघ बन गया और 10 का एक संघ बन रहा है। तो 18 अप्रैल 1948 को जो ये संघ बना इसका नाम रखा है संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान या संयुक्त राजस्थान संघ। कितनी रियासतें मिली? 10। किस में मिली? पहले कौन सी 9 रियासतें? पूर्व राजस्थान संघ की 9 रियासतें। लिखो, पूर्व राजस्थान संघ की 9 रियासतें, 9 स्टेट्स ऑफ ईस्ट राजस्थान यूनियन। और 10वीं रियासत कौन सी हो गई? उदयपुर। क्लियर? तो टोटल कितनी हो गई इसमें? 10 रियासतें। क्योंकि मर्ज होने का मतलब या तो उसका नाम नहीं बदलता, जब तो उदयपुर उसमें मर्ज हो गई, परंतु ये तो नाम बदल गया ना। पहले तो क्या नाम था? पूर्व राजस्थान संघ। अब नाम क्या हो गया? संयुक्त राजस्थान संघ। इसका मतलब नया ही संघ बना। तो नया संघ बना तो 9 तो पूर्व राजस्थान संघ की आई और 1 उदयपुर रियासत, इसलिए टोटल कितनी हो गई? 10 रियासतें। तो 10 रियासतों का जो संघ बना उसका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान रखा गया है या राजस्थान संयुक्त राजस्थान संघ रखा गया है। अब सेम वहाँ पर राजधानी किसे बनाना है? राजधानी उदयपुर। राज प्रमुख किसे बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया उदयपुर के महाराणा, और उदयपुर के महाराणा का नाम था भूपाल सिंह। उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह। भोपाल नहीं है ना, भूपाल। भूपाल सिंह, भू मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी का पालन करने वाले, पालना। तो भूपाल सिंह प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटन किसने किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद यहाँ पर उदयपुर गए और उदयपुर जाने के उपरांत इसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन किया। तो इस प्रकार से उद्घाटन
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मेवाड़ रियासत या उदयपुर रियासत का अपना महत्व था और इसी कारण से वह स्वयं वहाँ पर उदयपुर गए थे। क्लियर? तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये उदयपुर रियासत मिल गई, ये पूरा संघ बन गया। अब यहाँ पर हम रियासतें अगर देखें, ये यहाँ पर जयपुर रियासत, ये बीकानेर रियासत, ये जोधपुर रियासत, ये जैसलमेर, और यहाँ पर ये सिरोही। अब ये 5 रियासतें बची है। अब इन रियासतों को अगर मिलाएं तो नेचुरल जयपुर भी आएगा, जोधपुर भी आएगा, बीकानेर भी आएगा। उदयपुर पहले से ही मिला हुआ है, तो उदयपुर और जयपुर के बीच में सदैव ही मान सम्मान को लेकर के हमेशा इनके बीच में मतभेद रहे हैं। उदयपुर वाले किसी भी कंडीशन में जयपुर वालों के अधीन रहने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उदयपुर या मेवाड़ वालों ने सदैव अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके साथ में उन्होंने युद्ध किए थे। इस कारण से तब से अकबर के समय और महाराणा प्रताप के समय से लेकर इनके बीच में इस प्रकार का ये मनमुटाव चल रहा था। ये जग जाहिर बात थी। तो ऐसी स्थिति में अब राजनीतिज्ञों के सामने ये समस्या थी कि अब इस उदयपुर जयपुर को और इनको एक साथ कैसे लावें और राजधानी किसको बनाएं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी कंडीशन में सब राज्य चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर राजधानी बने। राज प्रमुख किसको बनाएं, ये समस्या। तो इस प्रकार की समस्या को हल करने में 1 साल का वक्त लग गया। राजधानी किसे बनाना है, इसके लिए निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजधानी किसे बनाई जाए इसकी समीक्षा करने के लिए या इसकी रिकमेंडेशन करने के लिए एक कमेटी बनाई BR पटेल की अध्यक्षता में, जो जयपुर राजधानी या राजस्थान की राजधानी बनाने के लिए उन्हें ये काम सौंपा गया था कि राजस्थान में किसे राजधानी बनाए जाना चाहिए। तो BR पटेल समिति बनी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उसके उपरांत यहाँ पर उन्होंने जयपुर को ही बहुत सारे कारणों से कि बड़े बड़े भवन हैं यहाँ पर, बड़े बड़े जो राजाओं ने भवन बना रखे हैं, जिसके कारण यहाँ राज्य विधानमंडल आसानी से बन सकते हैं, बहुत सारे कार्यालय यहाँ पर आसानी से बन सकते हैं, पानी की व्यवस्था उचित थी, सड़कें अच्छी थी, चौड़ा शहर, अच्छे व्यवस्थित शहर बसाया गया। तो बहुत सारी उन्होंने रिकमेंडेशन दी, जिस आधार पर उन्होंने राजधानी का चयन किसको किया था, जयपुर। तो किस समिति की सिफारिश पर यह चयन हुआ था, BR पटेल समिति की सिफारिश पर, जो उस समय यहाँ पर पेप्सू एक स्टेट होता था, पंजाब सिंध वाला। पेप्सू स्टेट के वो मुख्य सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी, उनको यहाँ पर ये अध्यक्ष बनाया गया। फिर दूसरी बात आई यहाँ पर कि राज प्रमुख कौन बने। तो राज प्रमुख और उपराज प्रमुख बनाने के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रखा VP मेनन को। VP मेनन को ये काम सौंपा कि वह डिसाइड करे कि राज प्रमुख और उपराज प्रमुख कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उन्होंने भी डिसाइड किया, राजस्थान के प्रमुख नेताओं से भी बात की और अंतिम रूप से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कौन राज प्रमुख होगा और कौन उपराज प्रमुख होगा। परंतु अभी भी समस्या थी कि राज प्रमुख अगर जयपुर बनावे तो उदयपुर वाले उनके अधीन नहीं रहेंगे। तो इस समस्या का भी हल किया और एक नया पद बनाया महाराज प्रमुख। राज प्रमुख तो है ही है, राज प्रमुख क्या हो गया, हेड ऑफ स्टेट, अर्थात शासन जिसके नाम पर होगा वो तो क्या कहलाएगा, राज प्रमुख। परंतु महाराज प्रमुख
इट मीन्स राजस्थान में जितने भी राजा हैं उनमें सबसे बड़ा राजा। तो यहाँ पर चौथा चरण जो हुआ है, चौथा चरण लगभग 1 साल बाद, लिखिए चौथा चरण, फोर्थ फेज, मार्च 1949 को, 1949 को। तीसरा चरण तो हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। अब ये कब हो रहा है? 1949 को। तो लगभग 1 महीने का टाइम हो गया, 18 दिन ही बाकी रहे। तो 1 साल का टाइम हो गया, 18 दिन ही बाकी रहे। तो 1 साल बाद ये चौथा चरण हुआ था 30 मार्च 1949 को। अब इसमें कितनी रियासतें मिली? 4। किस में मिली? 4 रियासतें? संयुक्त राजस्थान संघ में। कौन कौन सी 4 मिली? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। परंतु चूंकि यहाँ पर 4 रियासतें मिलने से संयुक्त राजस्थान नाम ही नहीं रहा। पहले तो नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। अब 4 रियासतें और मिली तो यहाँ पर नाम बदल गया। इसलिए यहाँ पर केवल 4 नहीं मानेंगे। कितनी रियासतें मिली है? 14 रियासतें। कितनी रियासतें मिली है? 10 तो संयुक्त राजस्थान संघ की और 4 रियासतें ये। तो यहाँ पर हम प्लस क्या करेंगे? 10 संयुक्त राजस्थान संघ की। ठीक है। अब इन 14 रियासतों से जो राजस्थान बना उसका नाम रखा गया ग्रेटर राजस्थान एसोसिएशन, वृहत राजस्थान संघ या ग्रेटर राजस्थान यूनियन। वृहत राजस्थान संघ। तो चौथे चरण में बने राजस्थान का नाम क्या रखा है? तो ग्रेटर राजस्थान यूनियन या फिर वृहत राजस्थान संघ। क्लियर? वृहत राजस्थान संघ में कितनी रियासतें हो गई? 14। 10 संयुक्त राजस्थान संघ की और 4 जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर। अब यहां पर जो पद बनाए गए, महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह। उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह। क्लियर? दूसरा पोस्ट राज प्रमुख, जो रूटीन में चल रहा है। राज प्रमुख पद दिया गया जयपुर महाराजा मान सिंह सेकंड। तो अब यहां पर यह भी ध्यान रखिए, राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे? उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह। राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख जयपुर महाराजा मान सिंह सेकंड। ठीक है। भूपाल सिंह के लिए नियम यह बनाया कि जब तक ये जीवित हैं तब तक ये महाराज प्रमुख रहेंगे,
और इनकी मृत्यु के साथ में ये पद भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई भी दूसरा महाराज प्रमुख नहीं बन सकता है। और मानसिंह जब तक जीवित रहे, जब तक यहाँ पर राज प्रमुख पद रहा, तब तक वही राज प्रमुख रहे, कोई दूसरा राज प्रमुख नहीं बना था। इस कारण से राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख किसे माना जाता है? मानसिंह सेकंड को। अब राजधानी, तो बी आर पटेल की सिफारिश पर राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर। राजधानी हो गई जयपुर। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। उद्घाटन, उद्घाटन किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आए। प्लेन से आए से दिल्ली से, बीच रास्ते में प्लेन खराब हो गया। प्लेन खराब हो गया तो उनको इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। और वो कहाँ पर कराई गई? कानोता के पास में एक नदी है, जो सूखी हुई नदी, वहाँ के सूखी हुई नदी के पाट के अंतर्गत उसे कराया था। उस समय इतने संसाधन थे नहीं, साधन थे नहीं, जिस कारण से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था। तो समय पर जहाँ पर इनको यहाँ आना चाहिए था, कि सारे तो इनका इंतजार तो कहाँ कर रहे थे? सांगानेर एयरपोर्ट पर। और ये कहाँ उतर गए? आगरा रोड पर नदी के अंदर। अब वहाँ पर ना तो कोई और साधन सूचना भेजने की, तो वहाँ समय पर नहीं पहुँचे, न इसे प्लेन का संपर्क हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में पूरे भारत के अंतर्गत ये अफवाह फैल गई कि पटेल का प्लेन क्रैश हो गया और उनका कोई अता पता नहीं है। तो पूरा भारत उस समय बड़ा चिंता में। और फिर बाद में ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी से बैठ करके वो कानोता से जयपुर तक आए थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद में फिर रेडियो प्रसारण करके पूरे भारत में सूचित किया गया कि वो सुरक्षित यहाँ पर पहुँच गए। तो ये दुर्घटना उनके साथ में भी घटित हुई, परंतु किसी प्रकार की जन धन हानि नहीं हुई थी। ठीक है, अब आते देखिए, ये संपूर्ण पार्ट इसको छोड़ के ये पूरा का पूरा मिल गया। अब केवल क्या बची है? सिरोही रियासत। बाकी राजस्थान के सारे पार्ट एक हो चुके थे। तो राजस्थान का लगभग इंटीग्रेशन कितनी तारीख को हो गया? 30 मार्च 1949 को। तो 30 मार्च 1949 को ये जो एकीकरण हुआ था, जो लगभग राजस्थान का एकीकरण हो चुका था, इसी कारण से इस दिन के इस तिथि का महत्व मानते हुए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाने का प्रावधान किया गया है। इसलिए राजस्थान दिवस या राजस्थान डे कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? कि 30 मार्च 1949 को ऑलमोस्ट टोटल राजस्थान का इंटीग्रेशन हो चुका था। क्लियर? परंतु प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, वर्तमान में भजनलाल सरकार ने
राजस्थान दिवस कब मनाने का प्रावधान किया था। वर्तमान में राजस्थान दिवस को 30 मार्च को न मना करके कौन सी तिथि को राजस्थान दिवस मनाने का प्रोविज़न प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया है 2025 में। तो वर्तमान सरकार ने कहा है कि हम राजस्थान दिवस मनाएंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, नव संवत्सर को। क्यों कि 30 मार्च 1949 को जिस दिन ये इंटीग्रेशन हुआ उस दिन हिंदू धर्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिथि थी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो फिर कहा इन्होंने कि हम अंग्रेजों के ही तिथि को क्यों मनाएं, हिंदू कैलेंडर की हिंदू धर्म की तिथि के अनुसार क्यों नहीं मनाएं। इस कारण से वर्तमान सरकार ने एक रेजुलेशन पास करके राजस्थान दिवस मनाने का कार्यक्रम किस तिथि को डिसाइड कर लिया है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। इट मीन्स नव संवत्सर या जिसको हिंदू धर्म के नए वर्ष को मनाने का प्रावधान किया गया है, जो 2025 में भी संयोग से 30 मार्च को ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रही है। दोनों एक ही दिन है। अब 2026 में यहाँ पर आगे पीछे आएगा तो वर्तमान गवर्नमेंट का तो मुख्य कार्यक्रम कब रहेगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। अब देखिए आप, तो यहाँ हम देखते हैं ये राजस्थान, बट सबसे पहले बना हुआ ये वाला पार्ट मत्स्य संघ अभी भी अलग है या नहीं है, अभी भी अलग हैं। तो फिर यहाँ पर इन 14 रियासतों के साथ में इसको भी मिलाना है। चारों मिले हुए तो हैं बट है अभी भी सेपरेट। तो अब यहाँ पर डिमांड आई कि भी मत्स्य संघ को भी वृहत राजस्थान संघ में सम्मिलित किया जाए। तो चारों रियासतों में से 2 राजा, एक धौलपुर के और दूसरे भरतपुर के, वो दोनों राजा कहे कि मत्स्य संघ को तो हम उत्तर प्रदेश में मिलाएंगे, क्योंकि इधर ये पास में उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों क्या चाहते थे कि मत्स्य संघ किस में मिले, उत्तर प्रदेश में, जबकि करौली और अलवर के महाराजा चाहते थे कि ये किस में मिले, राजस्थान में। तो कन्फ्लिक्ट हो गया, ये विवाद केंद्र सरकार तक पहुंचा और केंद्र सरकार ने इस विवाद को शांत करने के लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे शंकर राव देव, शंकर राव देव, और इनके साथ में 2 सदस्य और बनाए। इन तीनों सदस्यों की एक समिति बना करके केंद्र सरकार ने कहा तुम तीनों व्यक्ति इन चारों रियासतों की जनता के पास में जाओ, राजा के पास नहीं जाना है, किसके पास जाना है, जनता के पास में, और जनता से पूछो कि वो किसके साथ में मिलना चाहती है। अगर जनता कहती है कि उत्तर प्रदेश के साथ मिलना है तो उत्तर प्रदेश में मिला देंगे, और राजस्थान में मिलना है तो राजस्थान में मिला दिया जाएगा। तीनों सदस्य जाकर के चारों रियासतों की जनता से इन्होंने पूछताछ की और अंतिम रूप से जनता का बहुमत राजस्थान की तरफ रहा। इस कारण से शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को 5वें चरण में, और 5वां चरण हुआ 15 मई 1949, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान संघ में सम्मिलित कर दिया गया। तो 5th फेज या 5वां चरण कितने तारीख को हो गया, 15 मई 1949 को। क्या किया गया इस चरण में, शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर, शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान संघ में, वृहत राजस्थान संघ में सम्मिलित किया गया।
क्लियर। अब क्या बच गई? सिरोही रियासत। सिरोही रियासत का मामला थोड़ा सा टिपिकल हुआ था। टिपिकल क्यों हुआ? कि यहाँ पर सिरोही के अंतर्गत है माउंट आबू, और माउंट आबू पर ही देलवाड़ा के जैन मंदिर, और जैन मंदिर गुजरात के जैन धर्म के लोगों के लिए बड़ा पवित्र या पावन स्थल माना गया था। तो गुजरात के जो प्रेजेंट गुजरात के लोग थे वो सारे यहाँ पर माउंट आबू पर उनको घूमने के लिए और उनके लिए आते थे। और भारत के एकीकरण में भी सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के रहने वाले? अहमदाबाद के। अहमदाबाद के रहने वाले थे, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे राज्य को मैं कुछ तोहफा प्रदान करूं। तो उन्होंने सिरोही रियासत का आबू और देलवाड़ा क्षेत्र, आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को अलग करके, उस समय ना तो गुजरात राज्य था ना महाराष्ट्र राज्य था। महाराष्ट्र और गुजरात को क्या बोलते थे? बम्बई प्रांत, बॉम्बे प्रोविंस। ठीक है, तो बॉम्बे प्रोविंस के अंतर्गत उन्होंने आबू और देलवाड़ा को मर्ज कर दिया। बाकी बचा सिरोही का भाग, आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके उस भाग को छठे चरण में राजस्थान के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया। तो राजस्थान में सिरोही रियासत को कौन से चरण में सम्मिलित किया? छठे में, परंतु पूर्ण नहीं, आधी सिरोही। आबू और देलवाड़ा को तो बॉम्बे में डाल दिया और बाकी बचे हुए भाग को राजस्थान में सम्मिलित कर दिया। तो छठा चरण लिख लीजिए, 6 फेज या छठा चरण। छठा चरण हुआ है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को छठा चरण हुआ है। इस चरण में सिरोही रियासत के आबू तथा देलवाड़ा, सिरोही रियासत के आबू तथा देलवाड़ा क्षेत्र के अतिरिक्त भाग को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। राजस्थान में सम्मिलित किया गया। क्लियर? राजस्थान में सम्मिलित हुआ। इसी चरण में लिखो, इसी चरण में संवैधानिक रूप से राजस्थान का नाम राजस्थान रखा गया। राजस्थान का नाम राजस्थान रखा गया। कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और संविधान के अंतर्गत ही इस राज्य का नाम क्या रखा है? राजस्थान। इस कारण से संवैधानिक रूप से राजस्थान को राजस्थान नाम कब मिला था? 26 जनवरी 1950। उससे पहले क्या कहला रहा था? वृहत राजस्थान संघ। क्लियर माइंड में? तो इस तरह से यहाँ पर आधे सिरोही का पार्ट राजस्थान के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को मर्ज हो गया। अब सिरोही के लोगों ने उनकी सिरोही रियासत का जो हर्ट पार्ट था, आबू और देलवाड़ा, उसको निकाल लेने के कारण बड़ा दुख हो रहा था, और दुख के कारण उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया कि भाई हमें हमारा आबू और देलवाड़ा वापस लौटाओ। तो सिरोही की जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया। किसको लेने के लिए? आबू और देलवाड़ा को लेने के लिए। इसी प्रकार की गड़बड़ियां भारत के बहुत सारे राज्यों के अंतर्गत भी हुई थी।
तो दूसरे राज्यों के लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। ऐसे ही एक तेलुगु भाषा का राज्य बनाने के लिए पोटी श्री रामुलु नामक व्यक्ति के नेतृत्व में दक्षिण के अंतर्गत मूवमेंट चलाया था कि तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों का अलग एक राज्य बने। और 59 डेज तक उन्होंने अनशन किया था, कुछ भी खाया पिया नहीं था, और 59th डे को उनकी डेथ हो गई। पोटू श्री रामुलु जो उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होते ही भयंकर विद्रोह हो गया, सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को 1953 में नए राज्य का निर्माण किया गया और नए राज्य का नाम रखा है आंध्र प्रदेश, जो किस आधार पर बनाया गया? भाषा, लैंग्वेज के आधार पर। एकमात्र भारत का राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ है, वो हो गया आंध्र प्रदेश राज्य। तेलुगु भाषा के आधार पर उसका गठन 1953 के अंतर्गत किया गया था। दूसरे राज्यों ने भी डिमांड की कि हमारा भी गठन राज्य यहाँ पर भाषा के आधार पर करो। तो सरकार के सामने समस्या आएगी कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाने लगे तो भारत में इतने राज्य बन जाएंगे, काउंट ही नहीं कर पाएंगे। हर 10-12 किलोमीटर पर अलग भाषाएं बोली जाती है। इस कारण से यहाँ पर इस समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई, न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में। फजल अली की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, आयोग बना, उन्हीं के नाम पर वह आयोग कहलाता है फजल अली आयोग। उनको काम सौंपा कि राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाए, पुनर्गठन कैसे किया जाए। इसलिए उस आयोग को क्या बोलते हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? फजल अली, न्यायाधीश फजल अली। इसलिए दो नाम हो गए, राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग। ठीक है। उसमें कुंजरू तथा पणिकर को सदस्य बनाया था। 3 सदस्य यह आयोग बना और 3 सदस्य आयोग ने राज्यों से, लोगों से पूछताछ की और फिर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रदान की थी। रिपोर्ट के अंतर्गत उन्होंने पूर्णतः भाषा के आधार पर राज्यों की इस मांग को नकार दिया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि राज्यों का गठन प्रशासनिक कुशलता के आधार पर उसका गठन किया जाना चाहिए। इसी आधार पर अन्य राज्यों के की गठन हुआ और राजस्थान का भी पुनर्गठन किया गया था। और पुनर्गठन ये किस तारीख को हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो इस प्रकार से राजस्थान का अंतिम एकीकरण जो 7वां चरण हुआ, 7वां चरण कितनी तारीख को हुआ है? 1 नवंबर 1956। तो 7 फेज या 7वां चरण है 1 नवंबर 1956। अब इस चरण के अंतर्गत किसके रिकमेंडेशन पर किया है? फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, या लिखो, यह राज्य पुनर्गठन आयोग ब्रैकेट में फजल अली आयोग, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में की सिफारिश पर किया गया। अब फजल अली आयोग ने सिफारिश क्या की? ये यहाँ पर हमारा अजमेर, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, तो अजमेर मेरवाड़ा अभी भी यहाँ पर अकेला था। तो उन्होंने कहा कि इस अजमेर मेरवाड़ा को भी किस में मिलाया जाना चाहिए? राजस्थान में। एक
दूसरा, यहाँ पर माउंट आबू, आबू और देलवाड़ा पार्ट को जो बम्बई प्रांत में मिला दिया था, उसको भी वापस किस में मिलाना चाहिए? राजस्थान में, 2 पार्ट। तीसरा, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है, मंदसौर जिले के अंतर्गत है सुनेल टप्पा। क्या नाम है? सुनेल टप्पा। तो सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले के अंतर्गत है, उसको राजस्थान को सौंप देना चाहिए। मध्य प्रदेश में था, जो किसे सौंपना है? राजस्थान को। ठीक है। यहाँ पर इस जगह पर मध्य प्रदेश में एक जगह है सिरोंज, जो राजस्थान की बाउंड्री से 261 किलोमीटर दूर था। सिरोंज प्रदेश राजस्थान से कितने किलोमीटर दूर? 261। और किसका भाग था? राजस्थान का। किसका भाग था वो? तो फिर राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि है तो मध्य प्रदेश में पड़ रहा है और पार्ट किसका है? राजस्थान का। इसलिए सिरोंज प्रदेश को किसको सौंप देना है? राजस्थान किसको सौंप देगा? मध्य प्रदेश को। क्लियर माइंड में? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में 7वें चरण में क्या क्या मिलाया? केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा क्षेत्र, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा क्षेत्र तो किस में मिलाया? राजस्थान में। और राजस्थान का सिरोंज प्रदेश किस में मिलाया? मध्य प्रदेश में। और इस प्रकार से इन सब का एक्सचेंज होने के उपरांत जो राजस्थान फॉर्म में आया, वही राजस्थान आज हम पढ़ते हैं। क्लियर? तो राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण अंतिम रूप से कितनी तारीख को हुआ है? 1 नवंबर 1956 को। स्टार्ट कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। 7 चरण हुए। 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950 एंड 1 नवंबर 1956। इस प्रकार से ये वर्तमान इस फॉर्म के अंतर्गत राजस्थान इन 7 चरणों से प्राप्त हुआ। ये सबके लिए हैं, सबको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस प्रकार से राजस्थान वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत प्राप्त हुआ था। अजमेर को जब मिलाया था तो अजमेर को मिलाने के उपरांत एक मांग हो रही कि अजमेर चूंकि राजस्थान के सेंटर में है, तो फिर यहाँ पर जनता की डिमांड आई कि राजधानी जो जयपुर है, जयपुर की जगह पर राजधानी क्या होनी चाहिए? अजमेर। तो इस मांग की संतुष्टि के लिए एक और समिति बनाई, पी सत्यनारायण समिति। 1957 के अंतर्गत 10-11 जुलाई 1957 को पी सत्यनारायण की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी और उस समिति को राजस्थान राजधानी जांच समिति नाम दिया गया था। और राजस्थान राजधानी जांच समिति ने अपनी सिफारिश की और उस सिफारिश के अंतर्गत कहा कि राजधानी तो जयपुर ही रहनी चाहिए, जयपुर को नहीं बदलना चाहिए। हाई कोर्ट के लिए सिफारिश की कि हाई कोर्ट जोधपुर ही रहे, परंतु कोई भी खंडपीठ नहीं होनी चाहिए और जयपुर खंडपीठ को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अजमेर को राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी जिसको बोलते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन मिलना चाहिए। रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान में होना चाहिए एंड सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, वो बोर्ड भी कहाँ पर होना चाहिए? अजमेर में। और उनकी रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव भी किया गया था। ठीक है। और इस प्रकार से ये राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप लोग ये ध्यान रखिए, ये एक कॉमन फीचर्स है, कॉमन स्ट्रक्चर है ये, कि इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत ये चीज़ें रही हैं। ठीक है। अब अपन कल करेंगे कुछ ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर भी बता दूंगा, एक कॉमन कि किधर हमारा डेजर्ट है, किधर पहाड़ है, क्या पहाड़ है,
कौन सी नदियाँ हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसका एक आउटलाइन। उसके साथ में कुछ किलों के ऊपर भी बात करेंगे हमारे यहाँ पर, जो प्रमुख फोर्ट हैं उनके बारे में। फिर मैं आपको जो मैंने बताया था सोशल प्रॉब्लम्स, वो ज़रूर उसके, क्योंकि क्वेश्चन उन पर पूछा जाता है। दापा किसे कहते हैं, जो प्रचलित है, आज भी हमारे यहाँ पर प्रचलित है कि यहाँ पर जौहर किसे कहा जाता है, सती प्रथा क्या होती है, ये कॉमन चीज़ें हैं जिनके ऊपर भी हम वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो लीगल से रिलेटेड हैं वो चीज़ें आपको। प्लस आप आपके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को ज़रूर अच्छी तरह से याद रखें। आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो मुझे बताना, मैं ज़रूर बता दूंगा कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का तो मोन्यूमेंट्स हैं वो याद रखना है, हिस्ट्री हैं वो याद रखें, जोग्राफिकल कोई भी फेमस चीज़ हैं तो वो याद रखें, ठीक है। कल करेंगे। हाँ, करौली के बारे में बता दूंगा, सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दूंगा मैं, है ना, जो भी पूछेंगे आप डेफिनेटली उसके बारे में।